चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपन दूसरे प्रमेय में आते हैं। दूसरा हमारा जो प्रमेय है वो बेस्ड है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। इस प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं, चारों शीर्ष किसी एक वृत्त पर स्थित हो। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके जो चारों शीर्ष, जैसे यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज हमने बनाया हुआ है ए बी सी डी, इसके जो चारों शीर्ष हैं ए बी सी और डी, ये एक वृत्त पर स्थित है, उसकी परिधि पर स्थित है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, अब हमको यहाँ पे इस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है अपना। अब हमको यहाँ पे प्रमेय स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा ज्ञात है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात है, हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी और डी, जो ज्ञात है वो लिख लो। एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, इतना हमको ज्ञात है। अब सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है वो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सम्मुख कोणों का योगफल जो है वो 180। सम्मुख कोण मीन्स ये जो बी का सम्मुख क्या है, कोण डी, ए का सम्मुख क्या है, सी, मतलब हमको सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू कोण बी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश होता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब इसमें हम क्या रचना करना चाहे तो ये रचना मैंने कर लिया है। मैंने रचना में क्या किया, ए से ओ को और सी से ओ को मिला लिया, मतलब ए और सी को केंद्र से मिला लिया है ना। तो ये रचना में हमको लिख लेना है। मैंने क्या किया है, ए और सी को केंद्र ओ से मिलाया, ए और सी को केंद्र ओ से मिला दिया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन में जो मैंने रचना का किया है उसको मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है कि ए और सी को मैंने कहाँ से मिला लिया है, ओ से मिला लिया है। ठीक है, अब मुझे वो करना है उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम उसी प्रमेय का यूज़ करेंगे जो आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। ठीक है, प्रमेय क्या था, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप के परिधि के शेष बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। उसी प्रमेय का यूज़ हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चाप ए बी सी, मतलब मैं चाप पहले यूज़ कर रही हूँ ए से सी, ये वाला। तो ए से चाप बोलूँगी तो आप इधर से भी गिन सकते हो, उसको इधर से भी गिन सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफाई करने के लिए बी का नाम लिखा कि ए बी सी, ये वाला चाप, इधर वाला पोर्शन है ना। तो चाप ए बी सी में, चाप ए बी सी की अगर हम बात करें तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, ए सी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ सी। ये जो ए सी चाप है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण हो गया ये ए ओ सी, और परिधि पर बना कोण क्या हो गया ये ए डी सी। ए ओ सी जो ए डी सी का क्या होगा, दुगना होगा, है ना। चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या है, कोण ए ओ सी, जो कि दुगना होगा कोण ए डी सी का। ए ओ सी जो है वो ए डी सी का दुगना होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, सेम चीज़ आप क्या करो, अब हम बात करते हैं ए बी सी की, तो आप बात कर ली। अब हम जो दूसरा चाप है सी डी ए की बात करते हैं। देखो ये जो टर्म ये था ए बी सी की बात कर ली, अब बाकी बचे चाप की, मतलब सी डी ए की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चाप सी डी ए द्वारा केंद्र पर बना कोण।
क्या है, CDA, मतलब ये वाला चाप। इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होगा। देखो यहाँ से इतना है कि नहीं, केंद्र पर बना कोण वही होगा, मतलब COA, कोण COA, ठीक। और इसी चाप के द्वारा, ये वाले चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण क्या हो जाएगा, ये COA केंद्र पर बना, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण ये हो जाएगा CBA, 2 गुणित CBA। तो COA जो होगा CBA का दुगना होगा, CBA, 2 इंटू CBA। आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। समीकरण 1 धन 2 क्यों जोड़ रही हूँ, क्योंकि देखो पहले इधर से अगर हम देखें तो कोण क्या था, AOC, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन। और बाकी चाप से देखें तो हमारा कोण क्या था, केंद्र पर बना कोण COA, मतलब पहले नीचे से हमने देखा तो हमको ये इतना आधा मिला था, ऊपर से हमने देखा तो हमको ये, तो ये हमको एक्चुअल में क्या मिल गया, एक वृत्त मिल गया, है ना। मतलब पहले जोड़ लो, चलो, कोण AOC प्लस कोण COA इज इक्वल टू, ये आपका दुगना होगा ना, 2 कोण ADC प्लस कोण CBA, ठीक है। तो AOC मतलब ये नीचे का पोर्शन, और COA मतलब ये, तो ये टोटल कुल मिला के क्या हो गया, हमारा एक राउंड बन गया। और एक वृत्त का कोण कितना होता है टोटल, हमको पता है 360 अंश होता है, एक पूरे वृत्त का कोण 360 अंश होता है, इज इक्वल टू 2। अब ये ADC मतलब ADC मेन, ये कौन से कोण की बात कर रहे हैं, D की ना, तो ADC को मैं पूरा ना लिख करके कोण D लिख रही हूँ, प्लस CBA मेन, ये किसकी बात कर रहे हैं, इस कोण B की, मतलब इसको भी मैं पूरा ना लिख करके सिर्फ कोण B लिखती हूँ, ठीक है। अब ये 2 को इधर पक्षांतर कर देती तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 180 इज इक्वल टू कोण D प्लस कोण B। इसको मैं अच्छे से लिख लूँ तो कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट चीज़, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सेम चीज़ सिद्ध करना है, A और C के लिए सिद्ध करना है। तो मुझे पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, ठीक है। चारों कोणों का योग 360, तो हमको पता है कोण A प्लस कोण C को मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कोण B धन कोण D का मान कितना पता है, 180 इज इक्वल टू 360 अंश। अब इसको ट्रांसफर कर दो उधर पे, -360 माइनस 180, तो ये कितना हो गया 180। कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू भी हमको मिल गया 180। कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू 180, कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 180। ये चीज़ हमारा दोनों सिद्ध हो गया। ये बहुत ईजी प्रमेय है और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। मे बी आपको कुछ डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत सरल है, बस इतने में ख़त्म हो गया आपका, ठीक। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक अगला प्रमेय है, प्रमेय बेस्ड है स्पर्श रेखा और छेदक रेखा पे। तो इस प्रमेय को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। वृत्त पर हम दोस्तों 2 प्रकार से रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। पहली रेखा खींची मैंने L और दूसरी रेखा खींची मैंने M, ठीक है। ये जो रेखा L है वो कर क्या रहा है, इस वृत्त को स्पर्श करते हुए ये निकल जा रहा है, इस वृत्त को छेदक, मतलब ये इस वृत्त को काट नहीं रहा है कहीं पे, है ना। ये जो रेखा L मैंने खींचा है ये इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करते हुए निकल गई है, तो इस रेखा को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। ये रेखा हमारी कहलाएगी स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये जो रेखा मैंने M खींचा है ये इस वृत्त को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, एक पहला बिंदु हो गया, ये आपका दूसरा बिंदु, तो इस रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। ये वृत्त पे मैंने 2 रेखाओं के बारे में आपको बताया, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। इस पे एक और प्रमेय है जो इस प्रमेय में हमारा यूज़ होने वाला है। प्रमेय क्या है कि अगर
ये जो अगर जिस बिंदु पे ये स्पर्श करती है इस बिंदु को हम बोलते थे जैसे बिंदु P पे स्पर्श कर रही है, तो ये जो बिंदु है ये बिंदु हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु। मतलब ये जो रेखा L है वो स्पर्श रेखा कहलाएगी, और ये जो बिंदु P जिस बिंदु पे वृत्त को स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श बिंदु कहलाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इस स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या खींचते हैं, जैसे कि मान लो P है स्पर्श बिंदु हमारा, तो स्पर्श बिंदु से अगर हम केंद्र O को मिला देते हैं, दैट मीन्स O से बिंदु P पर हमने क्या है, एक हमने यहाँ पे O से P एक त्रिज्या मिल गया हमको, है ना। तो अगर स्पर्श बिंदु से होकर कोई त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो त्रिज्या होती है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह आपका एक प्रमेय है जिसका उपयोग हम इस प्रमेय में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय को समझने से पहले मैंने आपको 3 बातें बताई है। स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, और अगर स्पर्श बिंदु से हम कोई त्रिज्या खींचते हैं तो वो त्रिज्या जो होगी वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। उनके बीच मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये वाला प्रमेय सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रमेय क्या बोल रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाह्य बिंदु बाहर के किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी बाह्य बिंदु, जैसे कि ये आपका एक वृत्त इसमें दिया गया है और ये जो A है ये एक पॉइंट है, ये एक बाहर से बाहर में बिंदु लिया गया है। ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु। अब इस बिंदु से हम वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं मैक्सिमम, आप सोच के देखिए। एक वृत्त अगर आप बनाते हैं और बाहर में कोई बिंदु लेते हैं, एक बिंदु है ना, तो इस बिंदु से होकर के इस जाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकते हैं जो वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी, केवल आप दो रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो इधर पे जाएगी और एक आपको यहाँ पे स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। और कहीं से खींच सकते हैं क्या, नहीं। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है ना। इसके अकॉर्डिंग मैंने इस प्रमेय को इस चित्र में दर्शा लिया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो 2 स्पर्श रेखा A से P मैंने खींच लिया और A से Q मैंने खींच लिया। ठीक है, की लंबाई बराबर होती, तो मुझे सिद्ध क्या करना है, AP बराबर AQ। ठीक है, तो इसको मुझे लिख लेना है। क्या लिखूंगी, सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है मेरे पास, एक वृत्त है तथा बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं क्या है, AP और AQ, AP और AQ है, ये मुझे ज्ञात है। अब लिखूंगी मैं सिद्ध करना है। प्रमेय के अकॉर्डिंग हमको क्या सिद्ध करना है कि लंबाइयाँ बराबर होती, मतलब A से P पहली स्पर्श रेखा और A से Q ये दूसरी स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई बराबर है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब इस चित्र में मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ रचना करना है, तो मैं वो रचना को यहाँ पे लिखूंगी। रचना मैं क्या करना चाहूँगी, चलो रचना को कर लेते हैं। मैं क्या करूँगी, A से O को मिला रही हूँ। ठीक है, A को मैंने O से मिला लिया। साथ ही साथ ये जो आपका स्पर्श बिंदु है, पहला स्पर्श बिंदु, उससे भी मैंने केंद्र को मिला लिया। दैट मीन्स इस स्पर्श बिंदु से मैंने एक त्रिज्या खींची है। वैसे ही ये एक और स्पर्श रेखा जो स्पर्श बिंदु है Q, उससे भी मैं केंद्र को मिला लूँगी। मतलब O से P भी एक त्रिज्या है और O से Q भी एक त्रिज्या हो गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है, चलो पहले रचना को लिख लेते हैं। रचना हमने क्या किया, A, P और Q को किससे मिलाया, O से मिलाया, यही किया ना हमने रचना में। ठीक है,
तो ये रचना को हमने लिख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में फिर से हमारे पास वही दो त्रिभुज हमको दिख रहा है। पहला त्रिभुज है OPA और दूसरा त्रिभुज है OQA। देखो ये आपका पहला त्रिभुज है, यहाँ से ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका पहला त्रिभुज है ना, और ये नीचे सेम पोर्शन आपका दूसरा त्रिभुज है। तो हमको यहाँ पे दो त्रिभुज मिल गए हैं। दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांग सिद्ध करना है सिर्फ, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज APO की, APO, ठीक है। इस चित्र में ध्यान से देखो। अच्छा, हमको दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है तो हमको दोनों को साथ में लेके चलना होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया कि स्पर्श बिंदु से कोई अगर हम त्रिज्या खींचते हैं तो ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दैट मीन्स APO ये वाला कोण होगा 90 अंश। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये जो कोण Q होगा वो 90 अंश का होगा, ठीक है। अब हमको इन दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है? सर्वांग सिद्ध करना है, इसलिए हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। पहला त्रिभुज को नाम देती हूँ मैं APO, और दूसरे त्रिभुज को भी मैं नाम उसी के अकॉर्डिंग दूंगी। मुझे क्या करना है, जो समकोण है उसको सेंटर पे रखना है। तो AQO में हम देखते हैं किसको किसको हम बराबर सिद्ध करते हैं। यहाँ पे दोनों समकोण दिख रहा है मुझे, दोनों त्रिभुज में। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी समकोण कर्ण भुजा प्रमेय का, ठीक है। तो समकोण मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। पहले त्रिभुज का कोण P और दूसरे त्रिभुज का कोण Q बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, समकोण हो गया। कर्ण, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग कर्ण क्या है? OA, मतलब पहले त्रिभुज की भुजा OA, दूसरे त्रिभुज की भुजा OA। क्यों बराबर है दोनों? क्योंकि दोनों तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ है ना, दोनों त्रिभुज में है ये, तो बराबर ही होगा कि एक त्रिभुज में इसका मान 5 है, दूसरे त्रिभुज में इसका मान 4। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, दोनों में है, मतलब ये बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने समकोण को बराबर कर लिया है। दोनों का कर्ण यही है और एक भुजा। अब बताओ, आप इसको हमको सिद्ध करना है। हम क्या? O से P और O से Q, O से P और O से Q बराबर है, होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये हमने क्या सिद्ध कर लिया? समकोण कर्ण भुजा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज APO सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQO के। तो इसलिए संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज का AP और इस त्रिभुज का AQ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। AQ, यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। इसी प्रमेय, ओके, एक बार ट्राई करके घर में जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, ये इस लेसन का सब लास्ट प्रमेय मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस लेसन में मैंने आपको ऐसे प्रमेय बताए हैं जो मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक। तो चलिए प्रमेय हम देखते हैं। प्रमेय क्या बोल रहे हैं? यदि PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है, जो मैंने यहाँ पे चित्र में बना दिया कि PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती, काटती है, ठीक है। वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। ये फर्स्ट लाइन को मैंने ये डायग्राम में कर दिया। और PT क्या है? एक स्पर्श रेखा। दोनों में देखो P कॉमन है, इसलिए P मैंने एक ही रखा है। PT जो हो गई क्या हो गई? एक स्पर्श रेखा खंड है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? PA गुणित PB बराबर PT का वर्ग। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगी दिया है। जो भी दिया है उसको आप लिख लो। दिया है एक छेदक रेखा PB और एक स्पर्श रेखा PT, ठीक है। एक वृत्त पर छेदक रेखा दिया है हमको, छेदक रेखा PAB, और स्पर्श रेखा दिया है हमको
स्पर्श रेखा पी टी। बस इतना ही हमको पता है कि एक वृत्त है, छेदक रेखा है पी ए बी और स्पर्श रेखा है पी टी। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है, वो लिख लो। सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, पी ए गुणित पी बी बराबर पी टी का वर्ग, है ना। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब मैं रचना करना चाहूँगी क्योंकि इतने में मैं सिद्ध भी नहीं कर पाऊँगी। तो रचना में मैं क्या करूँगी, मुझे करना है ये जो सेंटर ओ है, केंद्र ओ है, से मैं इस पी ए बी रेखा पर मैं एक लंब डालना चाहती हूँ, है ना। एक ऐसी रेखा खींचना चाहती हूँ केंद्र ओ से जाती हुई जो इस ए बी रेखाखंड पर क्या हो, लंब हो। ये लंब, इसको मैं नाम दे देती हूँ एल, मतलब ओ एल मैंने ए बी रेखाखंड पर लंब खींचा। ठीक है, उसके बाद मैं ओ से ए पी और टी को मिला देना चाहती हूँ। केंद्र ओ से मैं ए को मिलाया, ओ से मैंने पी को मिलाया और साथ ही साथ ओ से मैंने टी को मिला लिया। ठीक है, ये रचना में मैंने 4 काम किए हैं। मैंने क्या किया, ओ से ए बी रेखाखंड पर लंब खींचा ओ एल, फिर पी ए और टी को ओ से मिला दिया। ठीक है, इस चीज़ को मुझे लिखना है, क्या, ए बी पर लंब ओ एल खींचा, ए बी रेखाखंड पर लंब खींचा ओ एल। ठीक है, तथा पी ए टी को ओ से मिलाया। जितना आपने काम किया उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, रचना इतना मैंने लिख लिया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ उपपत्ति। उपपत्ति में स्टार्ट करूँगी इसका जो सिद्ध करना है उसके बाएं पक्ष को लेकर के। ठीक है, पक्ष क्या बोल रहे हैं, पी ए गुणित पी बी, पी ए गुणित पी बी ये है। तो इस पी ए और पी बी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखना चाहती हूँ। देखो, मैं इन दोनों के लिए बेस में मानना चाहती हूँ पी एल को, पी एल को मेन मानना चाहती हूँ, है ना, पी एल को मेन मानना चाहती हूँ। अब मुझे निकालना है मान लो पी ए, तो पी ए मैं कैसे निकालूंगी, पी एल में ए एल को घटा दूंगी, है ना। पी एल को मैंने, पी से एल को मैंने मेन माना है दोनों के लिए, पी ए के लिए भी पी बी के लिए। पी एल में मुझे करना है, तो पी ए निकालने के लिए मुझे पी एल में क्या करना पड़ेगा, ए एल को घटाना पड़ेगा। मतलब पी ए को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, पी एल में ए एल को घटा दिया मैंने। ठीक है, पी एल में ए एल को घटा दो, पी ए निकल जाएगा। सेम चीज़ मुझे अब निकालना है पी बी, तो मैं क्या करूँगी, इस पी एल में एल बी को जोड़ दूँगी। पी एल में एल बी को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, पी एल मैंने एल बी को जोड़ दिया। अब देखो, पी एल माइनस ए एल, पी एल प्लस क्या, एल बी और एल ए, या फिर इसको ए एल लिख दो, जो भी जैसा भी। ठीक है, ए से लेकर के एल और एल से लेकर के बी, क्या ये दोनों बराबर हैं। एक वृत्त है, उसमें एक ए बी एक हिसाब से, यहाँ पे अभी आपको जीवा टाइप की दिख रही होगी, ये सेंटर है ओ, जिस सेंटर से मैंने लंब डाला है ओ एल पे, ये आपका ए बी है। इस चित्र को मैंने सीधा करके लिख लिया, सेंटर था, मैंने लंब डाला ओ एल। अब मैं बोल रही हूँ ए से एल और एल से बी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये प्रमेय आपने पढ़ाया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ए एल और एल बी को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एल मतलब हमको क्या मिल गया, ए एल और एल बी दोनों बराबर मिल गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो एल बी लिखा है उसके जगह मैं क्या लिखना चाहूँगी, ए एल। ओके, तो देखो पी एल माइनस ए एल, पी एल प्लस ए एल, दैट मीन्स पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी से। अब मुझे क्या करना है, देखो ए एल का स्क्वायर। अब ये जो आपका ए एल दिख रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे आपका 90 अंश का कोण दिख रहा है, ये आपका ओ है, यहाँ से आपका एल जुड़ा हुआ है। ये देखो इस टाइप का आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये छोटा सा, है ना, ए एल ओ। इसमें ये आपका समकोण है, मुझे क्या पता है ए एल का स्क्वायर, ये एक्चुअल में आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है।
जिसमें कर्ण कौन सी भुजा दिख रही मुझे, ओ ए। ओ ए का वर्ग बराबर ए एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, यही होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो मुझे क्या पता है ए एल का वर्ग, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए का वर्ग, इसको इधर भेज दो, माइनस ओ एल का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल का वर्ग। ये देखो, मतलब इस ए एल के जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, क्योंकि ये जो त्रिभुज दिख रहा है मुझे ए एल ओ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो मुझे इस ए एल के वर्ग की जगह मुझे क्या मिल गया, ए ओ या फिर ओ ए जो भी वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग, ये मुझे मिल जाएगा। ये क्यों मिला है, क्योंकि त्रिभुज, इस त्रिभुज को नाम आप जो भी देना चाहो, या तो फिर ए ओ एल ए दे सकते हैं, फिर ए एल ओ देख सकते हैं। त्रिभुज ए एल ओ में पाइथागोरस से मुझे मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ए एल के जगह ये ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। अब यहाँ पे ये पहले से माइनस में है तो अंदर जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुझे क्या मिलेगा, ओ ए का वर्ग बराबर ओ एल का वर्ग प्लस ए एल का वर्ग। तो यहाँ से मुझे ए एल निकालना है, तो इसको मैं पक्षांतर कर दूँगी, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है। अब देखो पी एल का वर्ग हमारे पास है, पी एल का वर्ग, और अगर मैं पी एल के साथ में किसको ले दूँ, ओ एल को ले लूँ, मतलब इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, और ये जो बचा माइनस ओ ए उसको मैं पीछे कर देती हूँ। इसको मैं सामने क्यों लेके आई, क्योंकि देखो अभी मुझे एक और त्रिभुज मिल गया, पी एल ओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज पी एल ओ, ये भी हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया है ना, जिसका ये जो कोण है क्या है, समकोण है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ त्रिभुज पी एल ओ की, तो इसमें मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ओ पी का वर्ग बराबर पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग की जगह मैं क्या रखूँगी, ओ पी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। तो आपके पास है ही, देखो ओ पी का वर्ग ओ ए का वर्ग। अब ओ पी का वर्ग है यहाँ पे, मैं माइनस में है ओ ए और ओ टी, क्या ये दोनों बराबर होगा क्या बराबर, बिल्कुल होगा, क्योंकि ओ ए भी इस वृत्त की त्रिज्या है और ओ टी भी इस वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए मैं यहाँ पे जो ओ ए है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगी, ओ टी का वर्ग रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या मिला, ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग, ओ से पी का वर्ग ऋण ओ से टी का वर्ग। ये भी आपका ध्यान रहे, यहाँ पे भी आपका 90 अंश का कोण बनेगा। प्रमेय हमको पता है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग, जबकि हमको पता है कि ये भी हमारा क्या है, एक त्रिभुज पी टी ओ में भी अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ओ पी का वर्ग इज इक्वल टू ओ टी का वर्ग ऋण पी टी का वर्ग, यही मिलेगा हमको। ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग प्लस पी टी का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो अगर ओ टी को इधर पक्षांतर कर दोगे तो ओ पी का वर्ग ऋण ओ टी का वर्ग, इधर क्या बच जाएगा, पी टी का वर्ग, है ना। इसलिए ओ पी और ओ टी की जगह मैं लिख दूंगी यहाँ पे डायरेक्ट पी टी का वर्ग, और इधर पे हमारे क्या चलते आ रहे हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का वर्ग। ये लो, यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। इजीली है ये, थोड़ा सा बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये काफ़ी इजी बनते जाता है, ठीक है। हर एक स्टेप इसका क्लियर है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा, ओके। तो इस प्रकार से इस प्रमेय के साथ हमारा ये जो लेसन है वृत्त और स्पर्श रेखा ये समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको एक नया लेसन
के साथ आपको मिलती है दोस्तों।